हाय एवरीवन। राइटिंग के रिगार्डिंग आज मैं एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहता हूँ जो कि नियरली हर एक स्पेशल नीड बच्चा सफ़र करता है। दैट इज रिवर्सल्स। नाउ रिवर्सल्स अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत बेसिक रिवर्सल प्रॉब्लम जो बच्चों में आती है वो बेसिकली देखी जाती है बी और डी में, जहाँ पे वो बेसिकली कंफ्यूज रहते हैं कि बी की फॉर्मेशन क्या है और डी की फॉर्मेशन क्या है। और इसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो पी एन क्यू पी एन नाइन में भी उनको कंफ्यूजन रहता है। ये तो दो अल्फाबेट्स या नंबर्स के बीच की कंफ्यूजन है, लेकिन अगर हमारी सिवियरिटी ज़्यादा है जहाँ पे रिवर्सल्स बहुत ज़्यादा दिक्कत करते हैं, तो आप देखेंगे कि वो सिंगल अल्फाबेट्स को भी शायद रिवर्सल्स में लिखे। हमारी वीडियो आज की कंप्लीटली इसी चीज़ पे डिपेंड है कि ऐसा होता क्यों है, क्यों बच्चे इतना ज्यादा रिवर्सल्स करते हैं और इसका सॉल्यूशन क्या है। रीजन बताने से पहले मैं डेफिनेटली आप लोगों को ये चीज क्लैरिफाई कर दूंगा कि 7 इयर्स तक, बेसिकली 6 या 7 इयर्स तक अगर कोई भी बच्चा रिवर्सल्स करता है तो हम इतना ज्यादा इस चीज को सीरियसली नहीं लेते हैं, इररिस्पेक्टिव अगर वो किसी और तरीके की प्रॉब्लम भी दिखा रहा है या फिर वो डायग्नोस्ड है लर्निंग डिसेबिलिटी या किसी भी एकेडमिक वीकनेस से सफर कर रहा है। तो अगर अगर बिकॉज मैं यहाँ पे स्पेशल नीड्स बच्चों में ज्यादा एम्फेसाइज कर रहा हूँ तो ये चीजें हम स्टार्टिंग से ही देख सकते हैं। यू नो व्हाट, जब बच्चे मेरे पास आते हैं ये रिवर्सल्स मेरे लिए एक कंप्लीट असेसमेंट भी बन जाता है। एंड ट्रस्ट में, इन रिवर्सल से ही मैं अपना इजीली बच्चों के साथ ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बना सकता हूँ, बिकॉज ये रिवर्सल्स कुछ ऐसी चीजें ब्रेन के रिगार्डिंग इंडिकेट करती हैं जो कि बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि ये रिवर्सल्स हो क्यों। अगर मैं सेंसरी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो एक सिस्टम ऐसा है जो कि मुझे लगता है कि अगर बच्चा रिवर्सल कर रहा है तो वो सिस्टम डेफिनेटली हैम्पर्ड है, वो है टच सिस्टम। वेल, पेरेंट्स में ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा, बट मैं आपको ये बताऊंगा कि जब मैं ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल की बात करूंगा तो आप देखेंगे कि हम टच सिस्टम को कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं इन रिवर्सल्स के लिए। ठीक है। नाउ सेकेंड रीजन, अगर सेंसी पर्सपेक्टिव की बात की जाए और अगर मैं हायर लेवल की बात करूं तो बेसिकली है मिड लाइन। नाउ ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फटाफट मैं आप लोगों को एक बार और बता दूं, हम कुछ भी अपनी लिविंग स्किल्स करते हैं, बटनिंग लेके, जिपिंग लेके, इनफैक्ट फेस वॉश करना, ब्रश करना, ये सब मिड लाइन में होता है। तो अगर बच्चा मिड लाइन में नहीं है, उसका मिड लाइन पुअर है, तो डेफिनेटली ये रिवर्सल्स आएंगे ही आएंगे। नाउ मिड लाइन्स रिवर्सल्स, मिड लाइन अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वन ऑफ द रीजंस होता है कि जो बच्चे का पोस्चर है वो कहीं ना कहीं स्टेबल नहीं है। तो मैं यहाँ पे हाइपर एक्टिविटी को भी एक एलिमेंट मान के चलूंगा, या फिर मैं ये मान के चलूंगा कि बच्चे की पोस्चर की स्टेबिलिटी नहीं है जिसकी वजह से वो मिड लाइन अचीव नहीं कर पा रहा है, और वो एक रीजन हो सकता है क्योंकि वो रिवर्सल्स कर रहा है। नाउ यहाँ पे दो कॉमन चीज मैं और बताना चाहूंगा, और पेरेंट्स कहीं ना आप भी, कई पेरेंट्स इस कंफ्यूजन में रहते हैं। तो आप लोग आके जब मेरे असेसमेंट में आके पेरेंट्स कहते हैं कि सर हमें समझ नहीं आता, कभी मेरा बच्चा राइट से लिखने लग जाता है और थोड़ी देर के बाद पेंसिल पकड़ के लेफ्ट हैंड से लिखने लग जाता है, और मैं एक्चुअली कंफ्यूज हूँ कि वो राइट हैंडेड है या लेफ्ट हैंडेड है। यस, ये जो कंफ्यूजन है ये बहुत कॉमन होती है जो बच्चे रिवर्सल्स करते हैं। तो ये दो रीजंस की वजह से होता है। एक, ब्रेन के दोनों हेमिस्फीयर्स एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे हैं, और एक हेमिस्फीयर दूसरे के साथ बिल्कुल डिटैच्ड है, कोऑर्डिनेशन नाम की कोई चीज नहीं है। सेकेंड वन ऑफ द रीजंस हो सकता है जहां पे बेसिकली बच्चे की जो मसल टोन है या फिर जो मसल स्ट्रेंथनिंग है उसके हैंड्स की, वो वीक है, तो कहीं ना कहीं वो पेंसिल यूज करता है, उसके हाथ थक जाते हैं तो वो अपना हैंड चेंज कर लेता है। ये सब मैं अपने माइंड में रखता हूँ जब मैं असेसमेंट कर रहा हूँ रिवर्सल्स के बच्चों की। अब ये थी हमारी सेंसरी इश्यूज जो कि बच्चों में बहुत कॉमन। जो सेकंड रीजन है, इनफैक्ट मैं यहाँ पे दो बताऊंगा कि जो सेकंड एंड थर्ड रीजंस हैं वो है, वन ऑफ द रीजंस विजुअल परसेप्शन एंड सेकंड है मेमोरी। नाउ विजुअल परसेप्शन का मतलब होता है कि एक्चुअली बच्चा विजुअली डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता
अपने राइट अपने लेफ्ट की तरफ। एंड ये एक रीज़न होता है कि उसके रिवर्सल्स बहुत ज़्यादा कॉमन होता हो जाते हैं। तो जब बच्चे विजुअली परसेप्शन वीक होता है तो अगर हम उनसे पूछते हैं कि उनका राइट कौन सा है, लेफ्ट कौन सा है, तो हमेशा आपको कन्फ्यूजन दिखेगी। एंड अगर बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा है, नाउ पेरेंट्स ये बात ध्यान से आप मेरी सुनिए, अगर आपका बच्चा डायग्नोस हो चुका है एट द एज ऑफ 2 या 3 कि उसको एलडी है किसी भी रीजंस की वजह से, एंड मैंने ये भी बोला है कि 7 इयर्स तक रिवर्सल्स चलते रहते, तो आप वेट नहीं करोगे, आप एक सिंपल सा टेस्ट देखना। अगर आपका बच्चा जो स्लीपर्स है उसको समझ नहीं आ रहा पहनते हुए कि वो राइट की तरफ कौन सा लेग आएगा और लेफ्ट की तरफ कौन सा आएगा, और वो अपने स्लीपर्स या शूज या क्रॉक्स उल्टे पहनता है, तो ये एक इंडिकेशन हो सकता है कि जब आप उसकी राइटिंग स्टार्ट करेंगे तो शायद वो रिवर्सल्स करे। तो इस तरीके की अगर विजुअल परसेप्शन प्रॉब्लम्स हैं तो ये इंडिकेट करता है कि डेफिनेटली बच्चा रिवर्सल करे। थर्ड रीजन है दैट इज मेमोरी। यस, ये भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन है। अगर बच्चा मेमोराइज ही नहीं कर पा रहा, ऑब्वियसली विजुअल परसेप्शन वो परसीव नहीं कर पा रहा प्रॉपरली इज वन ऑफ द थिंग्स, बट एक्चुअली होता क्या है कि बच्चा परसीव तो कर पाता है और कई केसेस में होता है कि बच्चा रिटेन नहीं कर पाता। तो जब मैं किसी चीज को, किसी ऑब्जेक्ट को, किसी फॉर्मेशन को रिटेन नहीं कर पाऊंगा बिकॉज मेरी मेमोरी पुअर है, तो भी मैं कंफ्यूज रहूंगा राइट एंड लेफ्ट ओरिएंटेशन में, और कहीं ना कहीं आप देखोगे कि बच्चा रिवर्सल कर रहा है। और अगर मैं थर्ड रीजन बोलूं तो हम लोगों का प्रिमिटिव रिफ्लेक्स इज वन ऑफ द रीजंस जिसकी वजह से बच्चा रिफ्लेक्स रिवर्सल्स करता है। एंड वन ऑफ द जो मेजर प्रिमिटिव रिफ्लेक्स है दैट इज STNR, जो अगर इंटीग्रेट नहीं होता है तो बच्चा मिड लाइन में नहीं आ पाता है, बच्चा बायलेटरल एक्टिविटीज नहीं कर पाता है, एंड उसको अपनी बॉडी की इतनी ज्यादा अवेयरनेस नहीं रहती है। सो पेरेंट्स, डेफिनेटली आप देख सकते हैं कि भले ही बच्चा मेरे पास अगर रिवर्सल्स लेकर आ रहा है और उसके बेस में, सिर्फ रिवर्सल्स के बेस में मुझे कितना बड़ा असेसमेंट कर लिया है, तो मैं आप लोगों को बहुत सिंपली ये चीज बताना चाहता हूं कि घर बैठ के भी आप बच्चे का असेसमेंट कर सकते हैं, जहां पे आप उसका सेंसरी एस्पेक्ट देखेंगे, जहां पे आप उसका विजुअल परसेप्शन एंड मेमोरी देखेंगे, एंड प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस भी देख सकते हैं। एंड यू नो व्हाट, ये डे टू डे लाइफ में आप इजीली बच्चों के देख सकते हैं ये कंफ्यूजन्स या जो सेंसी या फिर जो इनके रिगार्डिंग प्रॉब्लम होती है। तो वेल, अगर अब हमने रीजन पता कर लिया है तो हम एक एक करके इसके ट्रीटमेंट में चलते हैं कि बहुत सिंपल घर बैठ के हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बोला था कि सेंसरी में मेजर मेजर सेंसरी जिसपे मैं वर्क करूंगा दैट इज माय टेक्टाइल या टच सेंस। नाउ यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। वो अनफॉर्चुनेट बच्चे जो ब्लाइंड होते हैं या जो ब्लाइंड हमारे पॉपुलेशन होती है, वो राइटिंग या रीडिंग करते हैं ब्रेल के साथ। नाउ ब्रेल क्या होता है हम सबको पता है, जहां पे वो टच करके फील करते हैं कि क्या लिखा गया है। नाउ इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो मेरा टच सिस्टम है वो एक्चुअली मेरे विजुअल सिस्टम के साथ कहीं ना कहीं कनेक्ट है, और ये एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से रिप्लेस करते हैं। तो जो हमारा पहला ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल का सबसे बेसिक चीज जो आपको बच्चों के साथ करवानी है दैट इज ढेर सारा टेक्टाइल प्ले। नाउ ये बहुत कॉमन है, आज आपको रीजन भी पता लग गया, लेकिन जब आप किसी नेट पे जाएंगे और सर्च करेंगे रिवर्सल्स के लिए इजी ट्रीटमेंट क्या है, तो सबसे पहले आपको बताया जाएगा कि बच्चे को सैंड में लिखवाओ, बच्चे को शेविंग फॉर्म में लिखवाओ, जो हमारी सूजी होती है या फिर डिफरेंट तरीके के टेक्सचर्स होते हैं उस पे लिखवाओ। यू नो वन ऑफ द रीजंस यही है, जितना मेरा टेक्टाइल सिस्टम स्ट्रांग होगा उतना ही ज्यादा मेरे रिवर्सल्स कम होंगे, और ये बहुत प्रूवन है, मैंने बहुत बच्चों के साथ किया है और बहुत 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 अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं इसमें। जैसे मैंने आप लोगों को ये भी बोला है कि जो बच्चे मिडलाइन वीक होती है तो उनके साथ भी ये प्रॉब्लम होती है, तो आपको करना कुछ नहीं, आप ट्राई करिए कि बच्चा आपका बिल्कुल सीधा खड़ा रहे और उसको दोनों हाथों से एक्टिविटी करवाएं ताकि उसका मिड लाइन स्ट्रांग हो। सिंपल एक्टिविटीज अगर आप मुझसे पूछेंगे तो अगर मैं बॉल को टारगेट में डाल रहा हूँ, लाइक बास्केट रिंग में अगर मैं बॉल डाल रहा हूँ, या फिर कोई ऐसी एक्टिविटी जहाँ पे मैं कैचिंग कर रहा हूँ, या फिर कोई भी ऐसी एक्टिविटी जहाँ पे मैं रैकेट दोनों हाथों में पकड़ रहा हूँ,
और ट्राई कर रहा हूँ कि मैं दोनों हाथों के साथ एक साथ या फिर एक एक करके हिट करूँ। तो जितने ज़्यादा आप ग्रॉस मोटर स्किल्स में अपने बच्चे को इन्वॉल्व करेंगे, ये चीज़ ध्यान रखते हुए कि बच्चे का पोस्चर मिड लाइन में रहे, तो आप देखेंगे कि उसके रिवर्सल्स में भी फर्क। और अगर मैं बात करूं आपकी विजुअल परसेप्शन की, तो एक विजुअल परसेप्शन का वर्ड है जिसे हम कहते हैं विजुअल डिस्क्रिमिनेशन। नाउ ढेर सारी शीट्स मिलेंगी आपको नेट से, डाउनलोड करिए बच्चे के लेवल के हिसाब से, ढेर सारा विजुअल डिस्क्रिमिनेशन एक्टिविटीज करवाइए। वन ऑफ द बेसिक एग्जांपल्स मैं आपको दे सकता हूं कि एक शीट है जिसमें कि सिर्फ 4-5 बी लिखे हैं और उससे ढेर सारे ज्यादा डी लिखे हुए हैं, और अब बच्चे को बोलो कि इन डीज में से ढूंढो कि बी कहाँ पे है, एंड वाइस वर्सा। तो ऐसी विजुअल डिस्क्रिमिनेशन की बहुत ज्यादा शीट्स आती हैं, आप डेफिनेटली वो करवाइए। ब्लॉक्स लीजिए, वुडन ब्लॉक्स, उसमें कॉपी कराइए। आप कभी वुडन ब्लॉक को राइट साइड रखिए, वो आपको देख के राइट साइड रखे। कभी आप डिजाइन्स को लेफ्ट साइड बनाइए ताकि वो लेफ्ट साइड बनाए, ताकि उसका विजुअल परसेप्शन एंड लेफ्ट एंड राइट का ओरिएंटेशन भी इम्प्रूव हो। एंड यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा एम्फेसाइज डालूंगा ब्रेन जिम की वो एक्सरसाइजेज जहाँ पे हम ढेर सारा क्रॉस क्रॉल करते हैं, बिकॉज ब्रेन जिम एक बेहतरीन एक्सरसाइजेज है आपके बच्चे की बॉडी अवेयरनेस एज वेल एज ऑल्टरनेट मूवमेंट्स को इम्प्रूव करने के लिए। इसी के साथ साथ आप अपने बच्चे को बिग बिग मूवमेंट्स करवाइए इमिटेशंस के साथ, जहाँ पे उसको अपने राइट हैंड को, जब वो राइट हैंड हिला रहा है तो उसका हेड भी राइट साइड जाना चाहिए, जब वो लेफ्ट साइड जा रहा है तो उसका हेड भी लेफ्ट साइड जाना चाहिए। ऐसी बड़ी बड़ी मूवमेंट्स वाली एक्टिविटीज करवाइए ताकि उसको स्पेशल अवेयरनेस के साथ साथ अपनी बॉडी की भी अवेयरनेस। मेमोरी कार्ड्स लीजिए, मेमोरी पे वर्क करिए, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, हर तरीके की मेमोरी बच्चे की इंप्रूव करिए। सिंपल मैचिंग कार्ड्स आते हैं, मेमोरी कार्ड्स आते हैं, आप उसको यूज करिए और ट्राई करिए कि उसकी मेमोरी को आप शार्प करें। नाउ इसके साथ साथ अगर मैं आपको रिफ्लेक्स की बात करूं, जैसे मैंने आपको बोला है कि STNR इज वन ऑफ द प्राइमरी रिफ्लेक्स जो इसमें एक्चुअली हैम्पर होता है। एंड पेरेंट्स, अच्छी बात ये है कि जब हम ग्रॉस मोटर कराते हैं, जहाँ पे मैं आपको बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि बच्चे को मिड लाइन में रखिए और ट्राई करिए कि दोनों हाथों को यूज करके बड़े बड़े ग्रॉस मोटर स्किल्स करे। इसके साथ ना ही आप उसके दोनों हेमिस्फेयर को इम्प्रूव कर रहे हैं, ना ही उसके मिड लाइन को इम्प्रूव कर रहे हैं। इनफैक्ट सेंसरी एंड प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस की इंटीग्रेशन, लाइक दोनों एक ही भाई बहन है दोनों, तो अगर आप ऐसी एक्सरसाइज करवाएंगे तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से STNR को भी इंटीग्रेट करेंगे, और कहीं ना कहीं जो हमारा ATNR है वो भी इंटीग्रेट होगा। तो मैं जल्दी से समराइज करवा दूं, ढेर सारा ग्रॉस मोटर स्किल, ढेर सारी टेक्टाइल एक्टिविटीज, ढेर सारा मिड लाइन में एक्टिविटीज, ढेर सारी विजुअल डिस्क्रिमिनेशन की एक्टिविटीज करवाइए। और अगर ये सब कराने के बाद भी इम्प्रूवमेंट नहीं आता, इसका मतलब है कि इंटेंसिव ऑक्यूपेशनल थेरेपी असेसमेंट आपके बच्चे को चाहिए। देर मत लगाइए, बिकॉज जैसे मैंने आपको बोला एक छोटे से रिवर्सल से मैंने इतना बड़ा असेसमेंट करके दिखा दिया है। इस चीज को आप सीरियसली लीजिए, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास जाइए, कंसल्ट करिए, बिकॉज फिर आपके बच्चे को शायद एक्चुअली प्रोफेशनल हेल्प चाहिए होगी। कल कई स्कूल गोइंग बच्चों के साथ भी ये प्रॉब्लम आ रही है, तो पेरेंट्स, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि हर एक पेरेंट के साथ आप ये वीडियो शेयर करिए, ताकि अगर ये प्रॉब्लम है तो जल्द से जल्द आप इसको सॉल्व कर दो। एंड ट्रस्ट में, जितनी जल्दी आप ये सॉल्व करेंगे उतना ही बच्चे का एकेडमिक्स लेवल्स भी आप बहुत स्ट्रांग देखेंगे। तो बने रहिए मेरे चैनल में, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं ऐसी ही इम्पोर्टेंट वीडियोस आपके बच्चों के लिए लेकर आ पाऊँ। थैंक यू।